हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस के बारे में। और इन डिफरेंस को देखते हुए हम इनके मीनिंग को भी जान जाएंगे इसी की वीडियो में। काफ़ी बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंस को जानने में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। क्या हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा? क्या हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये आपको सारी बातें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस और मैं लाता रहूँ। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट हमारे कानून में, हमारे लॉ में कहाँ पे डिफ़ाइन है। देखिए दोस्तों, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि हमारा कोडिफाई लॉ है, जो कि हमारा रिटन लॉ है, रिटन एक्ट बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, उसका अगर आप सेक्शन 2H देखोगे, यानी कि धारा 2H देखोगे आप, तब आपको उसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है वो बताई गई होगी। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, काफ़ी बार बच्चों को ये भी समझने में प्रॉब्लम आती है, जो हमारी ये कोडिफाई लॉ है ये हमें कैसे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है आपके अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे। अगर आप वहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 करके सर्च करोगे, बेयर एक्ट, तो आपको सारा जितना भी हमारा 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सारा का कोडिफाई वर्जन आपके पास आ जाएगा। जितने भी सेक्शन होंगे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। हर एक लॉ का अलग से बेयर एक्ट होता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर अलग होंगे, मुस्लिम के ऊपर IPC, CRPC, ये सारे जो हैं हर एक लॉ अलग बने हुए हैं, हमारे कोडिफाइड लॉ हैं। उन सभी के आपको बेयर एक्ट्स लेने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अगर आप सेक्शन 2H देखोगे तो उसमें बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। अब सेक्शन 2H का कहता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्रीमेंट जो कि कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल करे गए हैं, यानी कि जिसको कानून ने मान्यता दी है, उन सभी एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अब आप कहोगे सर, इसमें फिर से वही बात आ गई, एग्रीमेंट्स क्या है? अब हमें एग्रीमेंट्स की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, जो कि इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2E में डिफाइन है। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होंगे? सारे प्रोमिसेस, और चाहे एक या एक से ज़्यादा प्रोमिसेस जिसमें कि कोई कंसीडरेशन हो फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। जिसमें कि कोई भी कंसीडरेशन हो। कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन होते हैं कि आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, उसको हम कहेंगे कंसीडरेशन। अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो सेल का, कि आप जो है किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको क्या बेनिफिट दे रहे हो कि अपनी प्रॉपर्टी उसको दे रहे हो, और वो आपको क्या बेनिफिट दे रहा है? वो दे रहा है आपको पैसे। अब इसमें कंसीडरेशन क्या होगी? जो आप उसको प्रॉपर्टी दे रहे हो और उसके बदले में वो बंदा आपको पैसे दे रहा है, तो जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो होगी कंसीडरेशन, कि उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, वो होगी कंसीडरेशन। ओके। इसमें बताया गया है कि सारे प्रोमिसेस जिसमें कि कोई कंसीडरेशन हो वो एग्रीमेंट होंगे। ओके दोस्तों, अब हमें एग्रीमेंट का मीनिंग पता लग गया कि जितने भी प्रोमिसेस होंगे जिसमें कंसीडरेशन होगी वो सारे एग्रीमेंट्स होंगे, और वो एग्रीमेंट्स जिसमें कि प्रोमिस भी होगा, कंसीडरेशन भी होगी, वो एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ जब बन जाएंगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। जब कानून उसको मान्यता दे देगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। अब आप कहोगे सर, कानून उसको मान्यता कैसे देगा?
क्या कोई एफिडेविट लगेगा, कोई उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगेगी कि उसके लगने पर कोर्ट जो है उसको मान्यता दे दे? नहीं दोस्तों, कोर्ट मान्यता तभी देगा जब वो कुछ कंडीशन पूरी करेगा, वो एग्रीमेंट, तभी कहा जाएगा कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है और ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप किसी पेज के ऊपर कुछ कंडीशंस लिख दो, ठीक है, कोई ऐसे सेल डीड बना लो, जैसे कि आप कह दो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इसको दे रहा हूँ, इसके बदले में ये मुझे इतने पैसे दे रहा है, आप उसको साइन कर लेते हो दोनों जाने, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? क्या वो एग्रीमेंट होगा? जब तक वो पेज जिसमें कि आपने सारी कंडीशंस लिखी हैं, वो सेक्शन 10, जो हमारा सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, कौन कौन सी कंडीशन उसको पूरी करनी पड़ेगी, सेक्शन 10 में बताई गई कंडीशन को अगर वो पूरी करेगा, तब वो जो पेज होगा जिसमें कंडीशंस लिखी गई हैं वो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब तक उस कंडीशंस को कोर्ट के द्वारा, यानी कि कोर्ट उसको मान नहीं लेती, ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा उसको मनवाने के लिए, ऐसा नहीं है, बस हमने देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इसके बारे में आगे आपको अच्छे से समझ लग जाएगी जब मैं आपको इसका और डिफरेंस बताऊंगा। अब दोस्तों, ये जो लाइन है इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। इट हैज़ बीन नोटेड अबव दैट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑल सच एग्रीमेंट विच इज सेटिस्फाई द कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 10 इज आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे एग्रीमेंट्स, जब भी आप कोई भी कंडीशंस लिखोगे, जब भी आप कोई भी एक पेज के ऊपर कोई भी ऐसी कंडीशंस लिख दोगे, कोई एग्रीमेंट करोगे, तो वो एग्रीमेंट ही रहेगा जब तक वो सेक्शन 10 के अंदर सारी कंडीशंस पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब वो कंडीशंस क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 10 कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, यानी कि पार्टीज़ की मर्जी होनी चाहिए उस एग्रीमेंट को करने में। कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो पार्टीज जो होनी चाहिए वो कम्पिटेंट होनी चाहिए। फॉर लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल कंसीडरेशन इसमें ज़रूरी है। आर नॉट हेयर बाय डिक्लेयर टू बी वाइड, वो वाइड डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए। अब इसमें ये सारे पॉइंट्स ज़रूरी हैं। सबसे पहले होगा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में देखा जाएगा कि पार्टीज़ ने जब वो एग्रीमेंट करा था, जब वो कंडीशंस करी थी, जिसको उन्होंने एग्री करा है, एक पेपर के ऊपर सारी कंडीशंस लिख दी, दोनों ने साइन करे हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं बना जब तक वो एग्रीमेंट सेक्शन 10 की कंडीशंस पूरी नहीं करता। और सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है कि जो एग्रीमेंट पार्टीज़ ने करा है, जिसके ऊपर दोनों के साइन हैं, वो उनकी मर्ज़ी से हुआ होना चाहिए। अगर उनकी मर्ज़ी नहीं है तब वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात, कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज़ जो हैं, जो दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने जिसने एग्रीमेंट करा है वो कम्पिटेंट होनी चाहिए। कम्पिटेंट इन द सेंस मीन्स कि कोई भी उनमें से माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके बारे में भी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए कि उसमें कुछ आपको फ़ायदा बेनिफिट्स मिल रहा हो, ओके, और वो पहले से ही वॉइड डिक्लेयर ना हुआ होना चाहिए कोर्ट के द्वारा। ये सारी कंडीशंस जो हैं पूरी कर लेगा कोई एग्रीमेंट तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब दोस्तों, इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। वो कैसे? मान लीजिए कोई ऐसा एग्रीमेंट करा है जो कि एक माइनर व्यक्ति ने करा है,
अगर कोई बच्चा किसी के साथ कोई किसी भी पेज के ऊपर कुछ मान लेता है तो वो एग्रीमेंट तो माना जाएगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने सेक्शन 10 की कंडीशंस पूरी नहीं करी, जिसमें कि एक कंडीशन ये थी कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो कि कॉम्पिटेंट कौन होगा, जो भी 18 साल से ऊपर का बच्चा होगा वो कॉम्पिटेंट होगा। अब इस केस में माइनर ने जो पेज के ऊपर किसी के साथ कुछ कंडीशंस एग्री करी थी, तो क्या वो एग्रीमेंट नहीं होगा? वो एग्रीमेंट होगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट होगा क्योंकि उसमें प्रोमिसेस करे गए हैं। अब कहीं पे भी जब हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि माइनर नहीं कर सकता, या फिर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए तभी एग्रीमेंट होगा। ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई। इसीलिए अगर माइनर भी कोई प्रॉमिस करता है तो वो भी एक एग्रीमेंट ही माना जाएगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहती है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, और हमारा जो सेक्शन 10 है वही इन्फोर्सेबल बाय लॉ की सारी कंडीशन बताता है। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ लग गया होगा कि सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सेक्शन 10 की कंडीशंस पूरी नहीं करते, तो वो एग्रीमेंट्स नहीं माने जाएंगे। और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो एग्रीमेंट्स होंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट ही होता है, और जो भी एग्रीमेंट होगा इन्फोर्सेबल बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ लग गया होगा, लेकिन फिर भी डाउट है, घबराना नहीं है, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, उसके ऊपर मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, क्लियर करूँगा आपके डाउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।